हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एज एजुकेशन जोन पर। बच्चों, आज आपका रसायन विज्ञान का 2025 यूपी बोर्ड के जो महत्वपूर्ण नियम होने वाले हैं उसको हम लाए हैं उत्तर के साथ आपके साथ। यानी कि जो भी आपको आज से क्वेश्चन दिए जाएंगे सब आपके अब उत्तर के साथ होंगे, यानी सबका आंसर भी अब उसमें रहेगा। यानी कि अब यहाँ से आपको करना क्या है, सिर्फ जो भी हम लिखवाएंगे आपको उसको याद करते चलना है और सभी आंसरों को और नियम और जो भी कुछ हम कराएं आप लोग उसे गौर से देखिएगा। अब यहाँ से कोई टॉपिक नहीं है, अब सभी जो होंगे क्वेश्चन होंगे। यहाँ से जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम पिछले ईयर्स में आए हैं और जो भी आने की संभावनाएं हैं पूरा सिलेबस से हम उठा करके आपका ख़त्म करेंगे, सभी सब्जेक्ट का, इंटर का। और आपके जो भी दोस्त भाई 10वीं की तैयारी कर रहे हो, हमारा नया चैनल एच जी ड्रीम स्टडी खुला है 10वीं के लिए, उसको जा करके आप लोग सब्सक्राइब करें और सबको अपने दोस्तों को बताएं। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने आपके जो साथी सहपाठी हैं उनसे शेयर करना ना भूलें। आइए देखते हैं, इसमें हमने सिर्फ आज 5 ही नियम बताएंगे, लेकिन जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए, वही सभी नियम सिर्फ इसमें है। इसमें आपका पहला नियम है राउल्ट का नियम। यानी राउल्ट का नियम क्या होता है इसको आपको बताना है। अब इसको देखेंगे, इसका आंसर क्या है। आंसर इसका है, राउल्ट के नियम के अनुसार किसी विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाने पर प्राप्त विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन उसमें विद्यमान विलेय पदार्थ के मोल प्रभाव के बराबर होता है। यानी राउल्ट के नियम के अनुसार जो होता है, किसी विलायक में अवाष्पशील विलय जो होता है मिलाने पर विलयन के वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन जो होता है उसमें विद्यमान विलेय पदार्थ के मोल प्रभाव के बराबर होता है। जैसे पी नॉट माइनस का पी एस अपॉन का पी नॉट इज इक्वल टू एन स्मॉल एन अपॉन कैपिटल स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। यानी कि जहाँ पी नॉट तथा पी एस जो है क्रमशः विलायक तथा विलयन के वाष्प दाब है। यानी पी नॉट जो है वो विलायक का वाष्प दाब तथा पी एस जो है विलयन का वाष्प दाब है। और स्मॉल एन तथा कैपिटल एन क्रमशः विलेय तथा विलायक के ग्राम अणुओं की संख्या है। यानी स्मॉल एन जो है वो विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या है तथा कैपिटल एन जो है वो विलायक के ग्राम अणुओं की संख्या है। यदि विलयन अति तनु होता तो एन का मान स्मॉल एन का मान कैपिटल एन की अपेक्षा बहुत कम होता है। यानी कि यदि विलयन जो है अति तनु यानी कि बहुत ही ज़्यादा तनु मात्रा में होता तो स्मॉल एन का जो मान है वो कैपिटल एन की अपेक्षा बहुत ही कम हो जाता। आइए देखते हैं उसके बाद आपका सूत्र तब क्या स्थापित होता है। तब स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन जो है वो एकदम बहुत कम हो जाता कैपिटल एन के बराबर से। अतः इस दशा में पी नॉट माइनस का पी एस अपॉन का पी नॉट ये बराबर स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन, ये आपका समीकरण प्रयुक्त करते हैं जो अवाष्पशील विलय के तनु विलयनों पर लागू होता है। यानी कि अगर आपको बता दें कि अगर जो आपका है यदि आपका विलयन अति तनु हो जाता है तो जो स्मॉल एन का मान होता है वो आपका कैपिटल एन की अपेक्षा बहुत ही कम हो जाता है, यानी नगण्य के बराबर मान लिया जाता है। इस दशा में आपका सूत्र जो है ये आपका तैयार होगा। और ये जो दिया है आपका समीकरण प्रयुक्त करते हैं जो अवाष्पशील विलय के तनु विलयनों पर लागू होता है। ये आपका जो है राउल्ट के नियम का आपको कहें तो एक सीमाएं जो होती हैं वो हो जाएगा। जो राउल्ट का नियम है वो हमेशा अवाष्पशील विलय के तनु विलयनों पर ही लागू होता है। इसको आप लोग गौर करिएगा। दूसरा जो आज का हमारा क्वेश्चन है वो है नरनष्ट समीकरण। यानी कि नरनष्ट समीकरण क्या होता है, इसको आप कैसे परिभाषित कर सकते हैं, ये आपको बताना रहेगा। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। आइए देखते हैं इसका आपको क्या है इसमें और ये क्या इसका फॉर्मूला है, कैसे आया है और क्या क्या इसमें है। नरनष्ट समीकरण वह समीकरण है जो किसी धातु इलेक्ट्रोड विभव का उस धातु के लवण विलयन की सांद्रता तथा ताप के साथ परिवर्तन व्यक्त करती है, नरनष्ट समीकरण कहलाती है। उक्त इलेक्ट्रोड हेतु नरनष्ट समीकरण। यानी कि नरनष्ट समीकरण आपका वह समीकरण है जो धातु का इलेक्ट्रोड विभव का उस धातु के लवण विलयन की सांद्रता तथा ताप के साथ परिवर्तन व्यक्त करती है। यानी कि नरनष्ट समीकरण एक ऐसा समीकरण है जो धातु इलेक्ट्रोड विभव का उस धातु के लवण विलयन की सांद्रता तथा ताप के साथ परिवर्तन व्यक्त करती है, वही आपका नरनष्ट समीकरण कहलाती है। अब आपका इसका फॉर्मूला देखते हैं। ई एम एन का ये जो फार्मूला आपका है नरनष्ट समीकरण का, टोटल आपका फार्मूला है जिसे आप लोगों को एकदम याद कर जाना है। ये आपका यही फार्मूला, इस पर जहाँ से भी क्वेश्चन बनेंगे आपका इसी फार्मूले पर आपको रखना रहेगा।
जहाँ आपका ई एम एन प्लस अपॉन का एम है, जहाँ इलेक्ट्रोड विभव है, और जो ई नॉट एम की पावर एन प्लस अपॉन का एम मानक इलेक्ट्रोड विभव है, और एम की पावर एन प्लस जो आपका है यानी धनात्मक घात है इसके ऊपर, ये आपका धातु आयनिक मोलर सांद्रता है। अगला आपका क्वेश्चन है जो है कि कोलर हाउस का नियम क्या है, यानी कोलर हाउस का नियम क्या है। तो जो आपका कोलर हाउस का नियम है, दुर्बल विद्युत अपघट्यों की मोलर चालकता अनंत अनुता पर, यानी कोलर हाउस का जो नियम है दुर्बल विद्युत अपघट्यों की मोलर चालकता जो कि अनंत अनुता पर की गणना करने के लिए कोलर हाउस ने एक नियम प्रतिपादित किया, जिसे कोलर हाउस का नियम कहते हैं। यानी अनंत अनुता पर दुर्बल विद्युत अपघट्यों की मोलर चालकता का जो गणना करने के लिए एक नियम प्रतिपादित किया गया था कोलर हाउस के द्वारा, जिसे कोलर हाउस का नियम कहते हैं। इसके अनुसार अनंत अनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता उसके सभी धनायनों एवं ऋण आयनों की आयनिक मोलर चालकता का योग होती है। अगर आप लोग कहें तो यहाँ से भी यही इसका मेन जो है नियम का परिभाषा है, लेकिन आप यहाँ से लिखेंगे तो एक अलग इंप्रेशन बैठेगा। यानी कि ऊपर से अगर आप लिखते हैं तो एग्जामिनर को लगेगा कि आपके पास ज़्यादा जानकारी है, जिससे आपका एक अलग इंप्रेशन बैठेगा। इसलिए हम आपसे कहेंगे आप लोग यहाँ से पूरा याद करिएगा। मेन तो यही नियम है, इतना है, लेकिन आप लोग पूरा याद करिएगा। जिसे जहाँ पर आपको अनंत अनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता उसके सभी धनायनों एवं ऋणायनों की आयनिक मोलर चालकता का योग होता है, यही आपका कोलर हाउस का नियम है। अगला जो है आपका वांट हाफ गुणांक है। अब वांट हाफ गुणांक क्या होता है? सम अणुक सांद्रण वाले विद्युत अपघट्य तथा विद्युत अनपघट्य के विलयनों की तुलना करने पर यह ज्ञात होता है कि, यानी सम अणुक सांद्रण वाले जो विद्युत अपघट्य और विद्युत अनपघट्य जो विलयन होते हैं उनकी जब तुलना की जाती है तो आपका यह ज्ञात होता है कि विद्युत अपघट्य पदार्थों के विलयनों के अणुसंख्या गुणधर्म विद्युत अनपघट्य पदार्थों के विलयनों के अपेक्षा अधिक होते हैं। यानी कि जब उनकी तुलना करते हैं तो आपको यह पता चलता है कि जो अब विद्युत अपघट्य पदार्थों के विलयनों के अणुसंख्य गुणधर्म होते हैं वो विद्युत अनपघट्य पदार्थों के विलयनों के अपेक्षा अधिक होते हैं। अतः वांट हाफ ने इन दोनों प्रकार के विलयनों के आणविक गुणों में निम्न संबंध स्थापित किया, यानी कि उनके बीच जो निम्न संबंध स्थापित किया था वांट हाफ ने, उसी को जो है वांट हाफ गुणांक कहते हैं, जिसे आई से प्रदर्शित किया जाता है। आई बराबर असामान्य अणुसंख्य गुणधर्म बटा में सामान्य अणुसंख्य गुणधर्म, यही आपका फॉर्मूला आता है। अब आगे इसमें इन्होंने क्या क्या बताया ये देखते हैं। जहाँ आई को वांट हाफ गुणांक कहते हैं, हमने पहले भी आपको बता दिया, आई जो है आपका वांट हाफ गुणांक है। अतः उक्त दिशाओं में अणुसंख्य गुणधर्मों के असामान्य मान व सामान्य मान के अनुपात को वांट हाफ गुणांक कहते हैं। पुनः आई बराबर वियोजन का संगुणन के पश्चात कणों की संख्या बटा में वियोजन या संगुणन से पूर्व कणों की संख्या, ये आपका जो है आपको ये पूरा जितना हमने बताया वांट हाफ गुणांक की ये पूरा आपको याद कर जाना है। ये 4 हो गए। पांचवा आपका देखेंगे हेनरी का नियम, यानी कि हेनरी का नियम क्या होता है। पांचवा जो आपका है वो है हेनरी का नियम। हेनरी का जो नियम है वो हम आपको बताएंगे नहीं, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। यानी हेनरी का नियम आपको खुद ही आपकी किताब से ढूंढ करके लिखना है। अगर आपको नहीं मिले तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा कि हेनरी का नियम आप लोगों ने कितने लोगों ने लिखा है। ये 5 जो नियम हमने बताए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और नर्मदा समीकरण वांट हाफ गुणांक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए बोर्ड एग्जाम 2025 में होने वाले हैं, जिनको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आगे आने वाले दिनों में सभी सब्जेक्टों का इसी प्रकार हम आपको सॉल्यूशन कराएंगे, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।